So let me start today's lecture बेटे। देखो बच्चे, अभी तक हमने पिछले लेक्चर में उसकी कंटिन्यूएशन में ही हम आगे चलेंगे। पिछले लेक्चर में आपको करवाया था बेसिक कैरेक्टर ऑफ अमीन्स इन एप्रोटिक मीडियम। एप्रोटिक मीडियम जहां प्रोटॉन नहीं मिलता, लेकिन आज हम उसको करने जा रहे हैं बेसिक कैरेक्टर ऑफ अमीन्स इन प्रोटिक मीडियम। माइंड इट, वी आर स्टडीइंग टिल नाउ इंडक्टिव इफेक्ट, ठीक, और उसी की हम एप्लीकेशंस पढ़ रहे हैं। तो आज हम बेसिक कैरेक्टर ऑफ अमीन्स, बेसिक कैरेक्टर ऑफ अमीन्स, ठीक, या मैं बोलूं एलिफेटिक अमीन्स, एलिफेटिक अमीन्स यानी जिसमें एरोमेटिक नहीं, बेंजीन रिंग नहीं, उसकी बात करेंगे अपन। क्योंकि मैंने आपको बोला था जहां पाई बॉन्ड आ गया वहां तो बेटा हमारे पास कंसेप्ट ही और लगने वाले हैं। अभी हम पाई बॉन्ड वाले कॉन्सेप्ट पे नहीं जा रहे, सिंगल बॉन्ड वाले कॉन्सेप्ट पे चले हुए हैं। तो हमने बोला बेसिक कैरेक्टर ऑफ अमीन्स इन प्रोटिक मीडियम, इन प्रोटिक मीडियम। सो व्हाट डू यू मीन बाय प्रोटिक मीडियम? प्रोटिक मीडियम का मतलब क्या हुआ? देखो बेटा, प्रोटिक मीडियम का मतलब हुआ जो प्रोटॉन दे सके, जैसे कि वाटर, जैसे कि अल्कोहल, जैसे कि कार्बोक्सिलिक एसिड्स, एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा। देखो बेटा, इसमें अगर हम बेसिक कैरेक्टर पढ़ने, ये क्वेश्चन 2000% आपके पेपर में आना है कंपटीशन में। जो भी हो जाए ये क्वेश्चन आना ही आना है। बेसिक कैरेक्टर ऑफ अमीन्स का क्वेश्चन हर बार मिलता है। अब देखो बेटे, बेसिक कैरेक्टर ऑफ अमीन्स में पहले हम देखते हैं तीन तरह के अमीन्स होते हैं बेटा। वो तीन तरह के अमीन्स कौन से हैं? सबसे पहली तरह का अमीन जिसमें अमोनिया का एक H अल्काइल ग्रुप से रिप्लेस हो गया। माइंड इट, हमें याद रखना है कि जो अमीन्स होते हैं वो अमोनिया डेरिवेटिव होते हैं। यानी अमोनिया का एक H हम रिप्लेस करते हैं, अगर वो किसी अल्काइल ग्रुप, R क्या होता है? अल्काइल ग्रुप, CH3C2H5 एनीथिंग, है ना। अगर हमने एक H को रिप्लेस किया with any R, so this will be called as primary amine, and there is a lone pair over nitrogen, definitely. Similarly, you have RN, अगर दूसरा H भी आपने अमोनिया का दूसरा H भी R से रिप्लेस कर दिया, then you get a secondary amine. और इसी तरह से अगर तीसरा H भी आपने रिप्लेस कर दिया तो यू गेट टर्शरी अमीन्स। तो अमीन्स का प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी कैरेक्टर जो है ये कार्बन पे डिपेंड नहीं करता बेटे, ये नाइट्रोजन पे डिपेंड करता है। अगर नाइट्रोजन के साथ जुड़े हुए 3 H अमोनिया में होते हैं, एक H रिप्लेस करोगे प्राइमरी, 2 H रिप्लेस करोगे सेकेंडरी, 3 H रिप्लेस करोगे तो टर्शरी अमीन होगा ना। यहां हम प्रोटिक मीडियम की बात कर रहे हैं। प्रोटिक मीडियम जो हमें H पॉजिटिव देगा, तो जैसे H पॉजिटिव कोई भी प्रोटिक मीडियम हमें देता है, ये H पॉजिटिव फ्रॉम द प्रोटिक मीडियम आया, तो प्रोटिक मीडियम में अमीन्स कैसे बिहेव करेंगे? हमने उस दिन भी पढ़ा था कि इन प्रोटिक मीडियम, इन प्रोटिक मीडियम, अगर मीडियम हमारे पास प्रोटिक है तो ऐसे केस में क्या होता है, अमीन H पॉजिटिव को एक्सेप्ट करता है और H पॉजिटिव को एक्सेप्ट करने वाला ब्रोंस्टेड बेस होता है। यानी हम बोल सकते हैं प्रोटिक मीडियम अमीन्स बिहेव एज ब्रोंस्टेड बेस as well as लुईस बेस। ठीक है जी। प्रोटिक मीडियम में बेटा ये प्रोटॉन को एक्सेप्ट करेगा, प्रोटॉन को एक्सेप्ट करने वाला ब्रोंस्टेड बेस, और लोन पेयर तो देने ही पड़ेंगे बेटा। प्रोटॉन को एक्सेप्ट करोगे तो लोन पेयर तो देने ही पड़ेंगे, लोन पेयर देने वाला लुईस बेस। तो लुईस बेस भी एक्ट कर रहा है और ये ब्रोंस्टेड बेस भी एक्ट कर रहा है। समझ में आई? अब सबसे पहली बात हमें ये देखना है कि यहां पे कौन लोन पेयर आसानी से दे पाएगा H पॉजिटिव को।
ठीक, जो ज्यादा आसानी से लोन पेयर देगा ऑब्वियसली वो ज्यादा बेसिक होगा, और उसके लिए हम सबसे पहले लेंगे प्लस आई इफेक्ट। सो अकॉर्डिंग टू प्लस आई इफेक्ट, अगर हम यहां देखते हैं हमारे पास सिर्फ एक ही आर है और उसका हमारे पास एक ही प्लस आई इफेक्ट है, वो सिर्फ यहां इलेक्ट्रॉन दे रहा है। यहां पे हमारे पास दो अल्काइल ग्रुप्स हैं, इसका भी प्लस आई है, इसका भी प्लस आई है, तो ये इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन को देंगे, जिसके से नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी। और टर्शरी में हमारे पास तीन तीन अल्काइल ग्रुप है, तीनों का प्लस आई इफेक्ट होने की वजह से यहां पे भी इलेक्ट्रॉन दिए जाएंगे, यहां पे भी और यहां पे भी, उससे नाइट्रोजन के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इतनी ज्यादा बढ़ जाएगी कि सबसे आसानी से अगर कोई इलेक्ट्रॉन पेयर दे सकता है तो वो टर्शरी है। तो अकॉर्डिंग टू दिस प्लस आई इफेक्ट, इस प्लस आई इफेक्ट के अकॉर्डिंगली tertiary is always stronger base than secondary, which is stronger than primary. तो हमारा प्लस का इफेक्ट वही ऑर्डर बता रहा है जो ऑर्डर में हमने एप्रोटिक मीडियम में पढ़ा था, कि अगर हम प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी अमीन्स की बात करते हैं तो होता क्या है हमारे पास कि टर्शियरी सबसे आसानी से इलेक्ट्रॉन पेयर दे सकते हैं, इसलिए टर्शियरी सबसे ज्यादा बेसिक होते हैं, देन सेकेंडरी होते हैं एंड देन प्राइमरी होते हैं। ठीक, लेकिन बेटे यहां पर एक और बात आ जाती है, क्योंकि यहां प्रोटॉन को एक्सेप्ट करना है, तो प्रोटॉन को एक्सेप्ट करते हुए एक दूसरा कैरेक्टर भी हमारे पास होगा, और वो होगा स्टीरिक हिंडरेंस। क्या होगा? स्टीरिक हिंडरेंस। तो दूसरा फैक्टर होगा स्टीरिक हिंडरेंस। Now, what do you mean by steric hindrance? Steric यानी बल्क, बिग। तो स्टीरिक हिंड्रेंस का मतलब है बड़े ग्रुप की हिंड्रेंस। सुमो पहलवान को जब भी पा सकते हो क्या? नहीं पा पाओगे भाई, उसका पेट अड़ेगा, है ना। आप भले ही पतले हो भैया, सुमो पहलवान का पेट अड़ेगा, आप दूर से यूं यूं कर सकते हैं, जब भी नहीं पा सकते, है ना भाई। उसी तरह से H पॉजिटिव ने लोन पेयर को जब भी तो पानी है, पर उसके आसपास कितने बड़े ग्रुप है वो उसको स्टीरिक हिंड्रेंस भी देंगे। हम देखते हैं यहाँ पे टर्शरी में तीन तीन बड़े बड़े ग्रुप है, अल्काइल ग्रुप इज कंसीडर्ड एज अ बिग ग्रुप। तो बेटा जी यहाँ पे बड़े बड़े ग्रुप तीन है, यहां सिर्फ दो है, यहां सिर्फ एक है, तो स्टीरिक हिंड्रेंस मैक्सिमम कहां है? मैक्सिमम टर्शरी में। इसलिए टर्शरी प्रोटॉन को इजीली एक्सेप्ट नहीं कर सकता, और प्राइमरी में स्टीरिक हिंड्रेंस सबसे कम है, और क्योंकि प्राइमरी में स्टीरिक हिंड्रेंस सबसे कम है, इसलिए प्राइमरी प्रोटॉन को इजीली एक्सेप्ट कर पाएगा। और इसके अकॉर्डिंगली बोले, अकॉर्डिंग टू स्टीरिक हिंड्रेंस, primary becomes the strongest base, then secondary, then tertiary, the order must be reversed. तो प्रोटॉन सबसे आसानी से एक्सेप्ट कौन करेगा? बेटा प्रोटॉन सबसे आसानी से एक्सेप्ट करेगा प्राइमरी, अकॉर्डिंग टू स्टीरिक इफेक्ट। लेकिन बेटा अगर मीडियम प्रोटिक है तो बेटा एक और चीज देखेंगे, तीसरी चीज ध्यान दीजिएगा प्लीज। से इसने प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर लिया और प्रोटॉन के साथ इसने अपना बॉन्ड बना लिया। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सारे कोऑर्डिनेट बॉन्ड ही बना करते हैं, ठीक ऐसे ये बन गया। यहां पर इसने प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर लिया और ये बन गया बेटा जी, यहां इसने प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर लिया, तो बेटे जी ये बन गया हमारे पास। बेटा प्रोटॉन एक्सेप्ट करने के बाद कोई भी बेस किस में चेंज हो जाता है? कॉन्जुगेट एसिड में, कॉन्जुगेट एसिड में चेंज हो जाता है बेटे जी। समझ में आया? तो प्रोटॉन एक्सेप्ट करते ही ये कॉन्जुगेट एसिड में चेंज हो गया। अब जिसका कॉन्जुगेट एसिड ज्यादा स्टेबल होगा उसका मतलब वो आसानी से प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर रहा है, वो आसानी से प्रोटॉन को स्टेबल कर पा रहा है, तो एक्सेप्ट भी आसानी से करेगा। तो कॉन्जुगेट एसिड की स्टेबिलिटी देखनी चाहिए। उसके लिए क्या होगा, जैसे मान लो हमने वाटर मीडियम ले लिया, तो वाटर इसके आसपास ऐसे होगा भाई, एक वाटर मॉलिक्यूल ये बना रहा हूं,
एक वाटर मॉलिक्यूल ये बना रहा हूं, एक वाटर मॉलिक्यूल ये बना रहा हूं। इस H के साथ इस वाटर की हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, इसकी भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, इसकी भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी। तो प्राइमरी का कॉन्जुगेट एसिड जो है वो मैक्सिमम हाइड्रेटेड है, मैक्सिमम हाइड्रेटेड, यानी उसकी हाइड्रेशन यानी वाटर का आसपास इकट्ठा होना बहुत ज्यादा है, मैक्सिमम हाइड्रेशन है। जबकि अगर मैं सेकेंडरी की बात करता हूं तो वहां हाइड्रेशन थोड़ी सी कम है, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्ड तो सिर्फ H से ही बनने हैं ना बेटे जी, कार्बन से थोड़ी बनने हैं। तो ये लेस हाइड्रेटेड हो गया, दिस इज लेस हाइड्रेटेड। और जब हम टर्शरी की बात करते हैं बेटे जी, तो टर्शरी में हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एक ही वाटर मॉलिक्यूल इसको हाइड्रेट कर पाएगा, तो टर्शरी बिकम्स लीस्ट हाइड्रेटेड, टर्शरी बिकम्स लीस्ट हाइड्रेटेड। तो यहां से समझ क्या आया, यहां से समझ में ये आया कि हमारे पास हाइड्रेशन सबसे ज्यादा किसकी है, प्राइमरी अमीन के कॉन्जुगेट एसिड की। और जिसकी हाइड्रेशन सबसे ज्यादा होती है ना वो मैक्सिमम स्टेबल होता है, ठीक। तो ये मैक्सिमम स्टेबल है, दिस इज मैक्सिमम स्टेबल। दिस इज लेस स्टेबल and this is least stable, ठीक है जी। और हमें पता है जो ज्यादा स्टेबल है वो आसानी से प्रोटॉन एक्सेप्ट करेगा। तो तीसरा फैक्टर हमारे पास आया जिसको हम हाइड्रेशन फैक्टर बोल सकते हैं, हाइड्रेशन फैक्टर बोल सकते हैं या फिर सॉल्वेशन फैक्टर बोल सकते हो आप। अगर वाटर होगा तो हाइड्रेशन, कोई और सॉल्वेंट होगा तो सॉल्वेशन। अब हाइड्रेशन फैक्टर किसकी बेटे, किसकी यू कैन से फेवर में है, ऑब्वियसली प्राइमरी की, क्योंकि प्राइमरी का कॉन्जुगेट एसिड सबसे ज्यादा हाइड्रेटेड, सबसे ज्यादा स्टेबल है। तो ऑटोमेटिकली प्राइमरी जो होगा वो ज्यादा स्टेबल कॉन्जुगेट एसिड देगा, इसलिए प्रोटॉन सबसे ज्यादा आसानी से लेगा। तो अकॉर्डिंग टू हाइड्रेशन फैक्टर द ऑर्डर मस्ट बी primary is greater than secondary is greater than tertiary. So according to this third factor, hydration factor और सॉल्वेशन फैक्टर, प्राइमरी सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गर बेस होना चाहिए। नो प्रॉब्लम क्या आ गई यार, एक फैक्टर टर्शरी को ठहरा रहा है, दो फैक्टर सेकेंडरी को ठहरा रहे हैं। अब हमें कैसे पता चले, तो हमने क्या किया, इनका कंक्लूजन निकाला। और कंक्लूजन कैसे निकाला कि हमने एक ऐसे टेबल बना लिया, इस टेबल में हमारे पास तीन फैक्टर थे और तीन ही तरह के अमीन हैं। पहला फैक्टर जो हमारे पास यहां पे है वो है इंडक्टिव इफेक्ट, आई इफेक्ट। दूसरा फैक्टर हमारे पास है स्टीरिक हिंड्रेंस। तीसरा फैक्टर हमारे पास है हाइड्रेशन। और अमीन है प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी। ये तीन तरह के अमीन, तीन तरह के फैक्टर। अब जो इंडक्टिव इफेक्ट है वो किसके फेवर में है भाई, इंडक्टिव इफेक्ट किसके फेवर में है, टर्शरी के फेवर में। तो मैंने टर्शरी के नीचे टिक लगा दिया। थोड़ा बहुत सेकेंडरी के फेवर में भी है ही है, तो सेकेंडरी के नीचे भी टिक लगा दिया। बट बेटा प्राइमरी के फेवर में ये नहीं है इंडक्टिव इफेक्ट, तो प्राइमरी के नीचे मैंने क्रॉस लगा दिया, किसके फेवर में नहीं है। अब स्टीरिक हिंड्रेंस जो है वो किसके फेवर में है बेटा, वो भैया प्राइमरी के फेवर में है। अरे थोड़ी बहुत सेकेंडरी के फेवर में भी है पर टर्शरी के फेवर में नहीं है। हाइड्रेशन फैक्टर किसके फेवर में है बेटा, प्राइमरी के फेवर में है। थोड़ा बहुत सेकेंडरी के फेवर में है पर टर्शरी के फेवर में नहीं है। तो बेटे जी ऑर्डर क्या आ गया, मजे की बात है हम प्राइमरी और टर्शरी को ढूंढते रह गए और दो बिल्लियों के बीच की लड़ाई का फायदा बंदर उठा गया
आप देखो सेकेंडरी के फेवर में तीनों फैक्टर आ गए यार। तो अकॉर्डिंगली जब हमने बेसिक कैरेक्टर का ऑर्डर देखा, बेसिक कैरेक्टर का ऑर्डर देखा, तो हमने पाया सेकेंडरी के लिए सबसे ज्यादा क्या हो गया, बेटर हो गया, सेकेंडरी आर मोस्ट बेसिक, तीनों फैक्टर्स के फेवर में। फिर दो फैक्टर किसके फेवर में आए, प्राइमरी के फेवर में, और फिर एक फैक्टर किसके फेवर में आया, टर्शियरी के फेवर में। अकॉर्डिंगली ऑर्डर हमारे पास बन गया, सेकेंडरी इज ग्रेटर देन प्राइमरी इज ग्रेटर देन टर्शियरी। तो देखो ऑर्डर क्या आ गया कि दो बिल्लियों की लड़ाई थी भैया, प्राइमरी और टर्शियरी की, और फायदा उठा गया बंदर यानी सेकेंडरी, ये ऑर्डर आ गया। पर ये ऑर्डर भी तभी है इफ R इज मिथाइल। अगर यहां पे CH3 ग्रुप लगे हैं तो ये ऑर्डर है, सेकेंडरी इज ग्रेटर देन प्राइमरी इज ग्रेटर देन टर्शियरी, अगर R मिथाइल हुआ। बट बेटे अगर इफ R इज मोर देन मिथाइल या लार्जर देन मिथाइल, मोर देन मिथाइल, लार्जर देन मिथाइल, मिथाइल से बड़ा हुआ, इथाइल हुआ, प्रोपाइल हुआ, कोई भी हुआ, तो बड़े ग्रुप का इंडक्टिव इफेक्ट बढ़ जाएगा। जितने कार्बन नंबर ज्यादा, इंडक्टिव इफेक्ट ज्यादा। तो बड़ा ग्रुप हुआ, इंडक्टिव इफेक्ट बढ़ गया, और इंडक्टिव इफेक्ट किसके फेवर में था, टर्शियरी के फेवर में। तो टर्शियरी के फेवर का करैक्टर बढ़ गया मेरे दोस्त। और अगर बड़ा ग्रुप है, उसकी स्टीरिक हिंड्रेंस ज्यादा होगी, उसकी हाइड्रेशन कम होगी। बड़ा ग्रुप होगा तो ना वाटर को पास आने देगा ना प्रोटोन को, तो स्टीरिक हिंड्रेंस भी ज्यादा हो जाएगी और हाइड्रेशन भी कम हो जाएगी। तो जो फैक्टर प्राइमरी को सपोर्ट करते थे वो कम हो जाएंगे, और जो फैक्टर टर्शियरी को सपोर्ट करता था उसकी कंट्रीब्यूशन ज्यादा हो जाएगी। इसलिए टर्शियरी प्राइमरी से पहले आ जाएगा। एंड देन द ऑर्डर बिकम्स, सेकेंडरी पे तो दोनों का ही फायदा है, ठीक, उसका फर्क पड़ता नहीं, सेकेंडरी पहले ही नंबर पे है। एंड देन वी हैव टर्शियरी, देन वी हैव प्राइमरी। तो बेटे दिस इज एन ऑर्डर फॉर बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ एलिफेटिक अमीन्स इफ अल्काइल इज मोर देन मिथाइल, लार्जर देन मिथाइल। यानी अगर देखा जाए तो अमीन्स के बेसिक स्ट्रेंथ में हमें तीन ऑर्डर्स मिलते हैं। कितने ऑर्डर मिलते हैं, तीन। पहला ऑर्डर ए प्रोटिक मीडियम। ए प्रोटिक मीडियम तो सिर्फ इंडक्टिव इफेक्ट पे डिपेंड है। ए प्रोटिक जहां पे प्रोटोन नहीं होते, फॉर ए प्रोटिक मीडियम लाइक बेंजीन एटसेट्रा, उसमें ऑर्डर क्या था, टर्शियरी इज ग्रेटर देन सेकेंडरी इज ग्रेटर देन प्राइमरी। बट प्रोटिक मीडियम में फर्दर दो ऑर्डर, अगर मिथाइल हुआ आर, मिथाइल अमीन्स हुए, तो सेकेंडरी इज ग्रेटर देन प्राइमरी इज ग्रेटर देन टर्शियरी। पर अगर एक भी आर बड़ा हो गया तो बेटे सेकेंडरी इज ग्रेटर देन टर्शियरी इज ग्रेटर देन प्राइमरी। तो ये तीन ऑर्डर आ गए, ऑर्डर नंबर 1, ऑर्डर नंबर 2, ऑर्डर नंबर 3। तो मेरे बच्चों जब भी आपने एलिफेटिक अमीन्स का बेसिक स्ट्रेंथ देखना है, सबसे पहले क्वेश्चन में देखना कौन से मीडियम में पूछा गया, कौन से मीडियम में पूछा गया, बेंजीन, क्लोरोबेंजीन, डीएमएसओ, डीएमएफ, यानी ए प्रोटिक मीडियम, पिछली बार बताए थे मैंने। तो फिर टर्शियरी को सबसे स्ट्रॉन्गर, फिर सेकेंडरी, फिर प्राइमरी। लेकिन अगर मीडियम हमारे पास वाटर, इथाइल अल्कोहल, अमोनिया, ऐसा प्रोटिक सॉल्वेंट हुआ ना मेरे बच्चे, तो प्रोटिक सॉल्वेंट में आप आगे अल्काइल ग्रुप देखना। अगर सारे अल्काइल मिथाइल्स हैं तो बेटा सेकेंडरी तो नंबर 1 पे है ही, फिर प्राइमरी, फिर टर्शियरी। बट अगर कोई ग्रुप उसमें बड़ा है देन दैट ऑफ मिथाइल, तो बेटा लास्ट में फर्क आ जाएगा, टर्शियरी पहले, प्राइमरी बाद में, सेकेंडरी नंबर 1 पे ही रहेगा। तो बेटा अमीन्स का, एलिफेटिक अमीन का बेसिक स्ट्रेंथ देखते हुए आपको सबसे पहले मीडियम एंड देन अल्काइल ग्रुप्स देखने हैं बच्चों। तो मेरे बच्चों जो डिस्कशन मैंने तुम्हारे साथ की है अमीन्स के बेसिक स्ट्रेंथ की, वो समझ में आई कि नहीं आई, क्विकली यस और नो करें प्लीज।
सर मैक्सिमम स्टेबिलिटी वाला पॉइंट रिपीट करना। बेटे जिसकी हाइड्रेशन ज्यादा होती है, ऑब्वियस सी बात है कि हाइड्रेशन ज्यादा होना, यानी हाइड्रेशन एनर्जी का रिलीज ज्यादा होना। सो मोर इज हाइड्रेशन एनर्जी, मोर एनर्जी इज रिलीज्ड, मोर एनर्जी इज रिलीज्ड, नेट एनर्जी इज लेस, नेट एनर्जी इज लेस, स्टेबिलिटी इज मोर। गॉट इट? यस सर। अब देखो मेरे पुत्र, अब ये तो ऑर्डर हो गया, लेकिन सर हमारे को क्वेश्चन लिखा हुआ था उसमें मीडियम बताया ही नहीं था सर, हम क्या करें? हमें मीडियम ही नहीं बता रखा था। अगर मीडियम नहीं बता रखा है तो अपने आप वाटर एज अ मीडियम ले लेना। वाटर को हम बताते नहीं होते हैं, ठीक? हाँ, ए प्रोटिक मीडियम लिखा हुआ होगा, ठीक, लेकिन प्रोटिक मीडियम में वाटर कभी लिखा हुआ ना भी हो, या तो एक्वस मीडियम लिखा होता है, नहीं लिखा होता है तो भैया वाटर लेके चलना होता है। तो इस बात का पूरा ध्यान रखने का, क्लियर रखने का कि अगर मीडियम नहीं दिया है तो वाटर खुद ले लेना है। तो आपने ये नीचे वाले हरे वाले ऑर्डर देने हैं, और अगर मीडियम दे रखा है तो पहले देख लेना प्रोटिक है कि एप्रोटिक है। उम्मीद है आपको ये अच्छे से क्लियर हो गया होगा। बेसिक कैरेक्टर ऑफ अमीन कैसे देखते हैं, एलिफेटिक अमीन्स का, प्रोटिक मीडियम में, एप्रोटिक मीडियम में उसमें इंडक्टिव इफेक्ट कैसे लगाते हैं। उम्मीद है सारा का सारा क्लियर हो गया होगा। क्लियर है बच्चों? ओके, थैंक यू। तो चलिए अब हम इसको वाइप ऑफ कर देते हैं, ठीक। और अगला कॉन्सेप्ट देखो, मैंने आपको इंडक्टिव इफेक्ट में क्या क्या चीजें बताई बेटा। पहले तो इंडक्टिव इफेक्ट समझाया, फिर आपको मैंने बताया इंडक्टिव इफेक्ट कितनी तरह का होता है, फिर बताया किसका ज्यादा माइनस किसका प्लस, वो मैंने विद क्या बताया आपको, एक्सेप्ट विद एक्सप्लेनेशन बताया, रट्टा नहीं मरवाया जैसे और लोग मरवाते हैं, मैंने रट्टा नहीं मरवाया आपको। मैंने आपको कंसेप्ट से समझाया किसका माइनस आई ज्यादा, किसका माइनस आई कम लेने का। उसके बाद मैंने उसके कैरेक्टरिस्टिक्स बताए, उसके बाद मैंने उसके एप्लीकेशन में पहले स्टेबिलिटी ऑफ कटायन एंड अनायंस बताया। कटायंस अनायन स्टेबिलिटी में आपको पिटफॉल साथ में करवाते हो, फिर आगे मैं ले गया तुम्हें एसिडिक कैरेक्टर में। एसिडिक कैरेक्टर के बाद आज मैं लेके गया तुम्हें बेसिक कैरेक्टर में। बेसिक कैरेक्टर पिछली बार एप्रोटिक मीडियम में हुआ था, अभी प्रोटिक मीडियम में हो गया। तो ये इंडक्टिव इफेक्ट की एप्लीकेशन है, बट इंडक्टिव इफेक्ट एक वीक इफेक्ट है, भूलने का नहीं। तो अगर पाई बॉन्ड आ जाते हैं ना तो इफेक्ट चेंज हो जाते हैं, और फिर इंडक्टिव इफेक्ट की औकात ज्यादा नहीं रहती। तो चलिए अब एक नया कॉन्सेप्ट पकड़ते हैं बेटा, जिसको इस केमिस्ट्री का सबसे बड़ा कॉन्सेप्ट अगर बोला जाए तो कोई इसमें सरप्राइज नहीं होगा, क्योंकि केमिस्ट्री में अगर सबसे बड़ा कोई कॉन्सेप्ट है तो वो है रिजोनेंस। इससे बड़ा दुनिया में कोई कॉन्सेप्ट नहीं है रिजोनेंस से बड़ा। बट बेटे रिजोनेंस पढ़ने के लिए पहले हमें एक चीज पढ़नी होती है जिसको मैं बोलूंगा कॉन्जुगेशन। मुझे मालूम है आप में से बहुत लोगों को कॉन्जुगेशन पता ही नहीं है, ठीक। तो पहले हम कॉन्जुगेशन पढ़ेंगे, फिर हम रिजोनेंस की तरफ आएंगे। तो चलिए आज थोड़ा कॉन्जुगेशन समझने की कोशिश करते हैं। सो हमारा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है कॉन्जुगेशन क्या होती है, कितनी तरह की होती है, और उसका क्या फर्क पड़ता है। तभी हम रिजोनेंस की तरफ जा पाएंगे। देखो कॉन्जुगेशन समझने के लिए ना पहले आपको एक छोटा सा एग्जांपल मैं देता हूं, और बेटा प्लीज 1-to-1 हमारी जो यू कैन से आपस में चल रहा है वो चलते रहना चाहिए। आपके आंसर मेरे को जरूर मिलने चाहिए। मैं कई बार आंसर पूछता हूं तो कई लोग सिर्फ ऐसे हाथ बांधे बैठे रहते, नहीं बेटा, आंसर फटाफट से लिखने का, यस नो हाँ जो भी आता हो फटाफट से।
it should be two-way communication, it should not be one-way communication. May it be online, but it should be two-way. शक्ल ही नहीं देख पा रहे ना, बाकी तो सब कुछ पॉसिबल है. ठीक, माइक ऑन करो, बोलो. देखिए, कॉन्जुगेशन समझाने के लिए मैंने क्या किया, दो चीजें ली. बेटे एक ऐसा वेसल लिया, एक ऐसा वेसल लिया, और इस वेसल के अंदर मैंने क्या किया, अपना माइक बंद करो भाई, एक पार्टीशन कर दिया. पार्टीशन में एक ना यहां पर कॉर्क लगा दिया. ठीक है जी. अब इसमें मैंने क्या किया कि भाई यहां पे आयोडीन गैस भर दी है. मान लो आयोडीन जो है वो ब्लू कलर की होती है. ठीक, तो यहां पे मैंने आयोडीन वेपर्स भर दिए, आयोडीन वेपर्स भर दिए. ठीक, आई थिंक सो दिखाई दे रहे होंगे, नहीं भी दिख रहे होंगे तो अपने मन से, मन की आंखों से देख लेना. ठीक, कि यहां पे मैंने आयोडीन वेपर्स भर दिए, ये सारे ब्लू ब्लू. ठीक, अब मैंने क्या किया, इधर आयोडीन वेपर है एट प्रेशर P, प्रेशर P या P1, और ये वाला साइड एम्प्टी है. दुनिया में कोई वेसल एम्प्टी नहीं होता, तो मान के चलते यहां गैस लेस प्रेशर पे है. अगर एम्प्टी ना माने तो हम ये बोले एट प्रेशर P2 where P1 is larger than P2, ऐसा मान के चलते हैं. यहां तो एम्प्टी है, या वहां पे कोई गैस है और प्रेशर उसका P2 है, P1 P2 के मुकाबले लार्ज है, ज्यादा है. अब ऐसे पे विष्णु ने एक शरारत की, भगवान विष्णु ने नहीं, हमारे पास एक विष्णु है. ठीक, उसने एक शरारत की, उसने ये वाला कॉर्क हटा दिया. अब कॉर्क हटाने से क्या होगा, क्विकली फटाफट से बताओ क्या होगा. ऐसा क्या हो जाएगा जैसे कॉर्क हम हटा देंगे इसमें से, होगा ऐसे ये गैस यहां से यहां अपने आप मूव करने लगेगी, है ना भाई. क्या आप इसके लिए फूके मारोगे कि चल भी मूव कर, नहीं, ये अपने आप होगी. यस यस सागर, इट इज डिफ्यूजन. बिल्कुल सही, डिफ्यूजन होगी गैस की एक वेसल से दूसरे वेसल, और इसके लिए हमें कोई एक्सटर्नल फोर्स की जरूरत नहीं होगी, ये अपने आप होगी. ठीक है. अब बेटा देखो, बात ये है कि ये तो होगी होगी, बट इसी को मैं थोड़ा सा इसके साथ कंपेयर कर देता हूं कि मेरे पास यहां पे कार्बन है ऐसे सिंगल बॉन्ड, और बेटे जी ये इसके पाई ऑर्बिटल्स हैं, और इसमें ये पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, और ये एम्प्टी ऑर्बिटल है, खाली ऑर्बिटल है. ये कार्बन पॉजिटिव है. ठीक, ये हमारे पास हो गए पाई इलेक्ट्रॉन्स, और ये हो गया एम्प्टी ऑर्बिटल, एम्प्टी ऑर्बिटल. मजे की बात यह है कि डबल बॉन्डेड कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड होते हैं, और ये कार्बन भी sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, यानी सारे के सारे एक ही प्लेन में है. ठीक, अब एक तरह से देखा जाए तो बेटा होता क्या, आपको पता है कि पाई इलेक्ट्रॉन, जब मैंने आपको केमिकल बॉन्डिंग पढ़ाई थी तो मैंने एक चीज समझाई थी कि पाई इलेक्ट्रॉन आर कॉल्ड एज मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स. व्हाई दे आर मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स, बिकॉज दे आर वेरी लूजली हेल्ड, है ना बेटा, दे आर वेरी लूजली हेल्ड. क्यों, ये परपेंडिकुलर टू द न्यूक्लियस होते हैं. पाई बॉन्ड इज फॉर्म्ड परपेंडिकुलर टू द न्यूक्लियस, पैरेलल, ऊपर नीचे है ना, ऊपर नीचे वाला ओवरलैप होता है, पैरेलल ओवरलैप, उसके वजह से न्यूक्लियस की पूरी फोर्सेस पे नहीं लगती, सो दे कैन बी इजीली मूविंग, इसलिए मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स माने जाते हैं. अब एक तरह से देखा जाए तो यहां पे इलेक्ट्रॉनिक प्रेशर, यानी इलेक्ट्रॉन्स का प्रेशर, इलेक्ट्रॉनिक प्रेशर हाई है. क्यों जी, और यहां पे क्या हो गया, यहां इलेक्ट्रॉन है ही नहीं,
तो यहां पे इलेक्ट्रॉनिक प्रेशर लो है। तो मेरे बच्चों सिमिलर कंडीशन बन गई कि नहीं बन गई? गैस एक मोबाइल फेस होता है, वैसे इलेक्ट्रॉन यहां मोबाइल है। ठीक, एक जगह इलेक्ट्रॉनिक प्रेशर ज्यादा, एक जगह इलेक्ट्रॉनिक प्रेशर कम। तो अपने आप क्या होगा? अपने आप ये इलेक्ट्रॉन्स इधर से इधर फ्लो करने शुरू हो जाएंगे। ठीक है जी, शुरू हो जाएंगे। क्लियर हो गया कि नहीं? तो इलेक्ट्रॉन यहां से यहां फ्लो होने शुरू हो जाएंगे। ठीक, उसमें मैं या आप कुछ नहीं करेंगे। मोबाइल इलेक्ट्रॉन, पाई इलेक्ट्रॉन, जहां इलेक्ट्रॉनिक प्रेशर ज्यादा है वहां से मूव करेगा टुवर्ड्स लेस इलेक्ट्रॉनिक प्रेशर। पर इसमें क्या कभी भी ऐसा टाइम आएगा कि ये सारे के सारे गैस यहां चल जा रहे, यहां खाली हो जाए? क्या कभी भी ऐसा टाइम आएगा? ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। फॉर अ टाइम भी हम मान ले कि भैया पहले सारे इलेक्ट्रॉन यहां थे, हमने फोर्सिबली, कैसे फोर्सिबली इलेक्ट्रॉन्स को यहां डाल दिया, तो हो सकता है एक स्ट्रक्चर ये बन जाए कि फोर्सिबल इलेक्ट्रॉन्स को आगे भेज दिया। अगर हम ऐसा कर पाए तो कर सकते, नहीं कर सकते एक अलग बात है। ठीक, ऐसे ही आगे भेज दिया मैंने, पर अब इधर इलेक्ट्रॉनिक प्रेशर हाई होगा तो इलेक्ट्रॉन टेंड्स टू मूव हियर। इसलिए ना तो बेटा ये पॉसिबिलिटी रहने वाली है कि सारे इलेक्ट्रॉन इधर हो, और ना ये पॉसिबिलिटी रहने वाली है कि सारे इलेक्ट्रॉन इधर हो। अगर हम इन दोनों में देखेंगे तो टोटल पॉसिबिलिटी ये होगी कि ये जो इलेक्ट्रॉन है ये इन तीनों कार्बन पे ऐसे करके मूव कर रहे होंगे और सारी जगह इलेक्ट्रॉनिक प्रेशर बराबर होगा। जैसे आफ्टर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम ऐसे होगा कि जब गैस यहां और यहां बराबर हो जाएगी तो यहां पे मूव करेगी, यहां पे मूव करेगी, पर दोनों साइड प्रेशर सेम हो जाएगा ना। सिमिलरली एक्चुअली इट विल एग्जिस्ट लाइक दिस, इट विल नॉट एग्जिस्ट लाइक दिस, इट विल नॉट एग्जिस्ट लाइक दिस, इट विल एग्जिस्ट लाइक दिस। पर ये होने के लिए हमारे पास बीच में ऐसा गैप होना जरूरी था जिससे दो वेसल ओवरलैप कर सकते। मान लो इसी वेसल को मैं ऐसे बना देता कि एक वेसल मेरे पास ये है और दूसरा वेसल मेरे पास ये है। ठीक है जी, तो अब यहां पे मान लो गैस ज्यादा है, यहां से बाहर आई, क्या जरूरी है कि वो इधर जाए? इज इट नेसेसरी? तो उसके लिए ऐसा होना जरूरी है, यानी दोनों वेसल का आपस में जुड़ा हुआ ना जरूरी है। उसके लिए दोनों के दोनों क्या होने चाहिए? सेम प्लेन में होने चाहिए। ठीक है, प्लेन अलग अलग नहीं होना चाहिए और दोनों में जुड़ा हुआ होना चाहिए, कॉमन पैसेज होना चाहिए। इसी कॉमन पैसेज को कॉन्जुगेशन कहा गया बेटा। तो कॉन्जुगेशन यानी मिक्सिंग है ना। तो कॉन्जुगेशन किसको बोल सकते हैं? कॉन्जुगेशन इज पार्शियल ओवरलैप ऑफ ऑर्बिटल्स। क्या बोलेंगे? पार्शियल ओवरलैप ऑफ ऑर्बिटल्स, पार्शियल ओवरलैप ऑफ ऑर्बिटल्स। बेटा ऑर्बिटल्स के पार्शियल ओवरलैप को अपन कॉन्जुगेशन बोलते हैं। और इसके लिए क्या होना जरूरी है? व्हाट आर द नेसेसरी कंडीशंस फॉर द कॉन्जुगेशन? बेटा नेसेसरी कंडीशन पहले तो आपके इलेक्ट्रॉनिक प्रेशर का डिफरेंस होना चाहिए, तभी तो। और दूसरा, ये सेम प्लेन में होने चाहिए। द ऑर्बिटल्स मस्ट बी इन सेम प्लेन, है ना भाई। अगर प्लेन अलग अलग होता तो कंडीशन ऐसी रहती तो क्या कॉन्जुगेशन हो पाती? नहीं हो पाती ना। तो कॉन्जुगेशन के लिए हमारे पास, पार्शियल ओवरलैप के लिए हमारे पास सारी पोजीशंस का प्लेनर होना जरूरी है।
ठीक है, चलिए इसके करेक्टरिस्टिक्स में बाद में करवाता हूं, पहले मैं आपको टाइप ऑफ कॉन्जुगेशन बताऊंगा। तो कॉन्जुगेशन क्या हुआ? पार्शियल ओवरलैप। ठीक, पार्शियल ओवरलैप का होना ये कॉन्जुगेशन होना है। ठीक, और इस कॉन्जुगेशन की वजह से अगर एक जगह इलेक्ट्रॉनिक प्रेशर ज्यादा है, दूसरी जगह कम है, तो इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं अपने आप विदाउट कोई एक्सटर्नल एनर्जी। क्लियर? और उसकी वजह से रिजोनेंस होती है। तो पहले बोलो कॉन्जुगेशन क्लियर हुई कि नहीं? ठीक, चलो अब हम कॉन्जुगेशन से आगे चलते, टाइप ऑफ कॉन्जुगेशंस को पढ़ेंगे। कितनी टाइप की कॉन्जुगेशन हमारे पास है, टाइप्स ऑफ कॉन्जुगेशन। और बेटे इसको ध्यान से समझ लेना है मेरे बच्चों, क्योंकि इसी से आगे रिजोनेंस निकलेगी। ठीक, आज की कहानी तो सिर्फ कॉन्जुगेशन तक जाएगी भैया, जो सर पढ़ाएंगे ना बेटा वो 0 से Z होगा, इसलिए टाइम तो लगता है। और इसलिए मैंने अर्ली शुरू कर दी है ऑर्गेनिक। आपका फिजिकल अलग चल रहा है, ऑर्गेनिक मैं अलग चला रहा हूं, इसीलिए कि मेरा टाइमली सिलेबस खत्म हो। तो मैं इसमें कोई भी कोताही नहीं छोड़ना चाहता हूं। वेरी सिंपल लेवल से वेरी हाईएस्ट लेवल तक हम जाएंगे। और एक कॉन्सेप्ट है, थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा। कई चीजें आती भी होंगी क्योंकि तुम ड्रॉपर्स हो, तो आती होंगी तो क्या मेरे लिए तुम 0। मैं परवाह नहीं मारता तुम्हें आता क्या है, क्योंकि मुझे मालूम है कि एक्चुअली जो चीजें आनी चाहिए वो तो आती नहीं है ना। तो चलिए आगे, टाइप्स ऑफ कॉन्जुगेशन। टाइप्स ऑफ कॉन्जुगेशन में सबसे पहली तरह की कॉन्जुगेशन देखिएगा बेटा, पहली तरह की कॉन्जुगेशन को कहते हैं बॉन्ड बॉन्ड कॉन्जुगेशन। बॉन्ड बॉन्ड कॉन्जुगेशन, ठीक, या सिंपली बॉन्ड कॉन्जुगेशन। बॉन्ड बॉन्ड क्या बोलना, सिंपली बॉन्ड कॉन्जुगेशन बोल, बॉन्ड कॉन्जुगेशन। नाउ व्हाट द हेल इज बॉन्ड कॉन्जुगेशन? देखो बेटा, बॉन्ड कॉन्जुगेशन का मतलब होता है डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड एंड डबल बॉन्ड। मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स, सिंगल बॉन्ड, मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, यानी कि हम ऐसा बोल सकते हैं इसमें बॉन्ड बॉन्ड कॉन्जुगेशन में कि हमारे पास ये डबल बॉन्ड है, फिर ये सिंगल बॉन्ड है, फिर ये डबल बॉन्ड है, ऑल्टरनेट सिंगल और डबल बॉन्ड। सो दिस इज कॉल्ड एज बॉन्ड बॉन्ड कॉन्जुगेशन। ठीक है जी, बेसिकली होगा ये कि ये पाई इलेक्ट्रॉन यहां से यहां मूव करेंगे, जिसकी वजह से ये पाई इलेक्ट्रॉन यहां से यहां मूव कर सकते हैं। तो हमारे पास एक अगला स्ट्रक्चर बन सकता है बेटा जी, ठीक, इस CH2 पे 1 पॉजिटिव, यहां सिंगल बॉन्ड, यहां CH डबल बॉन्ड, CH सिंगल बॉन्ड, CH2 1 नेगेटिव, क्योंकि यहां के इलेक्ट्रॉन यहां गए, यहां आ गए। बेटा इससे ऑपोजिट भी तो हो सकता था, ऐसा भी तो सकता था यहां के यहां जाए और यहां के यहां जाए, वो किसने रोकना है? किसी ने भी नहीं। तो इसका एक स्ट्रक्चर ऐसा भी बन सकता था, CH2 1 नेगेटिव सिंगल बॉन्ड, CH डबल बॉन्ड, CH सिंगल बॉन्ड, CH2 1 पॉजिटिव। और इन तीनों का जो एक्चुअल स्ट्रक्चर है, क्योंकि हमें पता है इनमें से कोई भी एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, जैसे इनमें से ये दोनों में से कोई एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, तो इन तीनों का एक्चुअल स्ट्रक्चर जो होगा वो ऐसा होगा, CH2 CH CH CH2, और यहां सारी जगह डबल बॉन्ड कैरेक्टर। ये एक्चुअल स्ट्रक्चर होगा इसका, ये कहलाते रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। ये आगे बता देंगे, अपने को बता देंगे आपको सब। और ये इसका एक्चुअल स्ट्रक्चर बेटा, वैसे बता देता हूं अभी इतना तो, कि ये जो स्ट्रक्चर होते हैं ना, जिनकी कोई एग्जिस्टेंस नहीं होती रिजोनेंस में, ये हाइपोथेटिकली सोचे हुए होते हैं कि ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है। इनको बेटा आप लोग कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स का नाम देते हो, कैनोनिकल कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स, या कई लोग इसको कॉन्ट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर्स भी बोलते हैं, कॉन्ट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर्स भी बोलते हैं। इसी को रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स भी बोला जाता है, रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर। और इन सम स्पेशल केसेस
दे आर कॉल्ड एज मीजोमेरिक स्ट्रक्चर्स। बेटे मेरा मीजोमेरिक इफेक्ट आने में अभी 1-2 लेक्चर लगेंगे। मैं आपको चैलेंज करता हूं जब तक आप मेरे को मीजोमेरिक इफेक्ट और रिजोनेंस में फर्क बताना क्या होता है, क्योंकि मुझे मालूम है कि तुम लोगों को पता ही नहीं है रिजोनेंस इफेक्ट और मीजोमेरिक इफेक्ट में फर्क क्या है। तुम्हारे लिए रिजोनेंस इफेक्ट और मीजोमेरिक इफेक्ट सेम है क्योंकि तुम्हें ऐसे ही पढ़ाया गया है। गलत है बेटा। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन रिजोनेंस एंड मीजोमेरिक इफेक्ट। तो आपके लिए 2-3 दिन है, ढूंढो, ठीक, और फिर मेरे को बताना व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मीजोमेरिक इफेक्ट एंड रिजोनेंस। खैर एनी हाउ, ये कैनोनिकल स्ट्रक्चर, कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर या रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर या कुछ केसेस में हम इसको मीजोमेरिक स्ट्रक्चर भी बोलते हैं, ठीक। और ये जो एक्चुअल स्ट्रक्चर है इसको नाम देते हैं रिजोनेंस हाइब्रिड। रिजोनेंस हाइब्रिड। रिजोनेंस हाइब्रिड जो होता है इसकी एक्चुअल एग्जिस्टेंस होती है, एक्चुअल एग्जिस्टेंस होती है, यानी एक्चुअली मॉलिक्यूल ऐसा होता है ना, ऐसा होता है वैसा ही होता है। और ये जो होते हैं कैनोनिकल स्ट्रक्चर दे ऑल आर हाइपोथेटिकल। हाइपोथेटिकल का मतलब थॉट ऑफ, सोचे हुए, ये हाइपोथेटिकल स्ट्रक्चर हुआ करते हैं, ठीक। अब यहां पे डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, इसको बॉन्ड कॉन्जुगेशन बोला क्योंकि इसमें डबल बॉन्ड इज कॉन्जुगेटेड टू अनदर डबल बॉन्ड, पाई इलेक्ट्रॉन इज कॉन्जुगेटेड टू अनदर पाई इलेक्ट्रॉन्स। तो कई लोग इसको पाई पाई कॉन्जुगेशन का नाम भी देते हैं। दिस इज कॉल्ड एज पाई पाई कॉन्जुगेशन। तो पहली तरह की कॉन्जुगेशन हो गई जिसको हमने पाई पाई कॉन्जुगेशन का नाम दिया या बॉन्ड कॉन्जुगेशन का नाम दिया या पाई पाई कॉन्जुगेशन का नाम दिया है। ये पहली तरह की कॉन्जुगेशन हमारे पास हो गई, ठीक। नो सेकंड टाइप ऑफ कॉन्जुगेशन पढ़ेंगे। सेकंड टाइप ऑफ कॉन्जुगेशन को हम बोलते हैं ग्रुप कॉन्जुगेशन। क्या बोलते हैं? ग्रुप कॉन्जुगेशन। ग्रुप कॉन्जुगेशन। नाउ व्हाट द हेल इज ग्रुप कॉन्जुगेशन? ग्रुप कॉन्जुगेशन में होता है डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड एंड अ ग्रुप containing lone pair or a pi bond. Group containing lone pair or pi bonds. यानी ये आगे दो तरह का हो गया। ये आगे दो तरह का हो गया। पहला हमने बोला कि डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड एंड अ ग्रुप कंटेनिंग लोन पेयर्स। ठीक है जी। अब इसमें क्या होता है कि क्योंकि sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, s करेक्टर ज्यादा है, तो ये इन इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचता है बेटे, और यहां के इलेक्ट्रॉन यहां चले जाते हैं बेटे जी। तो हमारे पास अगला स्ट्रक्चर जो इसका हम बना देते हैं बेटे, वो ऐसे बना देते हैं CH2 1 नेगेटिव, सिंगल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड Cl1 पॉजिटिव, ठीक। बट यू नो कि नीदर ऑफ द स्ट्रक्चर विल एग्जिस्ट, ठीक। इसलिए इसका जो रिजोनेंस हाइब्रिड होता है वो हम ऐसा बना देंगे, ठीक। ये देखो पाई बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड एंड ग्रुप कंटेनिंग लोन पेयर। तो इसको कई बार हम लोग पाई लोन पेयर कॉन्जुगेशन का नाम देते हैं, पाई लोन पेयर कॉन्जुगेशन। ये पाई लोन पेयर कॉन्जुगेशन है बच्चों, ठीक है जी। पाई बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड एंड ग्रुप कंटेनिंग लोन पेयर, ये ग्रुप कॉन्जुगेशन होती है। इसी तरह से दूसरी देखिएगा, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड एंड अ ग्रुप कंटेनिंग पाई बॉन्ड, ठीक है जी। डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड एंड ग्रुप कंटेनिंग पाई बॉन्ड। तो ऑक्सीजन जैसे यहां से इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचेगा, यहां के इलेक्ट्रॉन यहां जाएंगे और अगला रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर इसका बन जाएगा लाइक दिस, CH2 1 पॉजिटिव,
सिंगल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड C, O नेगेटिव और H. Neither of the structure is possible. Hence the structure comes out to be CH2 single bond CH single bond C OH. और यहां पर सारी जगह पे हमारा डबल बॉन्ड कैरेक्टर रहेगा, यहां पर भी, यहां पर भी, यहां पर भी. तो ये पाई पाई सिंगल बॉन्ड फिर पाई, तो ये पाई पाई कॉन्जुगेशन ही हुई ना. सो दिस इज अनदर रूप ऑफ पाई पाई कॉन्जुगेशन. ये अनदर है पाई पाई कॉन्जुगेशन. तो तीसरी हो गई ग्रुप कॉन्जुगेशन, दूसरी हो गई ग्रुप कॉन्जुगेशन. तो ग्रुप कॉन्जुगेशन क्या थी? डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड एंड अ ग्रुप कंटेनिंग लोन पेयर और अ पाई बॉन्ड, इट इज कॉल्ड एज ग्रुप कॉन्जुगेशन. ये दूसरी तरह की कॉन्जुगेशन मैंने तुम्हें पढ़ाने की कोशिश. ठीक है बच्चे? बेटा मैं इधर वाला मिटा दूं, ये वाला जो पहले समझाने के लिए बनाया था मैंने. ठीक, चलिए ये मिटा रहा हूं बेटे. तीसरी तरह की कॉन्जुगेशन की हम बात करेंगे. कॉन्जुगेशन नंबर 3. बेटा तीसरी तरह की कॉन्जुगेशन जिसको हम चार्ज कॉन्जुगेशन का नाम देते हैं. किसका नाम देते हैं? चार्ज कॉन्जुगेशन. चार्ज कॉन्जुगेशन. देखो बेटा चार्ज कॉन्जुगेशन का मतलब होता है डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड एंड अ चार्ज. दिस चार्ज मे बी पॉजिटिव और मे बी नेगेटिव, कोई भी हो सकता है. ठीक है, पॉजिटिव और नेगेटिव कुछ भी हो सकता है. ठीक, जैसे कि हमारे पास पहली तरह किसमें कॉन्जुगेशन बनाते हैं? पाई पॉजिटिव चार्ज कॉन्जुगेशन. पाई पॉजिटिव चार्ज कॉन्जुगेशन. इसका मतलब क्या हुआ? पाई पॉजिटिव चार्ज कॉन्जुगेशन का मतलब हुआ डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड एंड अ पॉजिटिव चार्ज. डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड एंड अ पॉजिटिव चार्ज. लिखना हमेशा चार्ज को ना ऊपर चाहिए बेटा. ठीक, वैसे उससे फर्क नहीं पड़ता है, पर क्या होता है कि कुछ कन्वेंशंस होती हैं चीजों को लिखने की. ठीक, इसलिए आई डोंट वांट टू बी ठीक लाइक दिस. अब पॉजिटिव चार्ज मतलब दुखी इलेक्ट्रॉन, दुखी कार्बन इलेक्ट्रॉन खींचेगा, इसलिए यहां से इलेक्ट्रॉन खींचे भाई, क्योंकि पाई इलेक्ट्रॉन क्या है? मूवेबल इलेक्ट्रॉन, लूजली हेल्ड इलेक्ट्रॉन्स. तो इसकी वजह से हमारे पास बन जाएगा CH2 1 पॉजिटिव सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2. Neither of the structure is possible, hence the structure is CH2 single bond CH single bond CH2, and there is a partial double bond character over this and positive charge in all of the carbons. So this is pi positive charge conjugation. ऐसे ही बेटा पाई नेगेटिव चार्ज कॉन्जुगेशन भी हो सकती है. पाई नेगेटिव चार्ज कॉन्जुगेशन भी हो सकती है बेटा जी. इसमें हमारे पास क्या होगा कि डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड यानी CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 1 नेगेटिव. बेटा नेगेटिव मतलब लोन पेयर्स, नेगेटिव मतलब लोन पेयर्स. तो पाई नेगेटिव चार्ज कॉन्जुगेशन लोन पेयर की कंजुगेशन है. तो अब यहां के इलेक्ट्रॉन यहां और यहां के इलेक्ट्रॉन्स यहां. सो नेक्स्ट स्ट्रक्चर मस्ट बी लाइक दिस. CH2 1 negative single bond CH double bond CH2, and thus the resonating structure is CH2 single bond CH single bond CH2. और यहां पे ये और ये 1 नेगेटिव. ठीक है जी. तो ये चार्ज कॉन्जुगेशन है. दो तरह की चार्ज कॉन्जुगेशन हमने पढ़ी. ठीक, अब चौथी तरह की कॉन्जुगेशन पढ़ते हैं. चौथी तरह की कॉन्जुगेशन जिसको पाई ऑड इलेक्ट्रॉन कॉन्जुगेशन बोलते हैं. पाई ऑड इलेक्ट्रॉन कॉन्जुगेशन. पाई ऑड इलेक्ट्रॉन कॉन्जुगेशन. अब पाई ऑड इलेक्ट्रॉन कॉन्जुगेशन का मतलब क्या हो गया? डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड एंड अनपेयर्ड ऑड इलेक्ट्रॉन.
देयर कैन बी एन अनपेयर्ड ऑड इलेक्ट्रॉन, हो सकता भाई कहीं पे अनपेयर्ड ऑड इलेक्ट्रॉन। अब यहां क्या होगा, दिस इलेक्ट्रॉन मूव्स ओवर हियर and this electron moves over here. Please look at the arrows. I think so they are loud and clear. अभी तक ऊपर वाले एरो और इस वाले एरो में फर्क देखें। ऊपर अपन डबल हेडेड एरो बना रहे हैं, यहां सिंगल हेडेड एरो बना रहे हैं। बेटा सिंगल हेडेड एरो का मतलब होता है वन इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर, डबल हेडेड इलेक्ट्रॉन एरो का मतलब होता है टू इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर। तो यहां वन इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहा है मेरे दोस्त, ठीक। तो हमारे पास ये स्पेशल केस आ गया और यहां पर CH2 1 फ्री इलेक्ट्रॉन सिंगल बॉन्ड, CH अभी यहां पे डबल बॉन्ड आ गया, यानी वही बात CH2 सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2, एवरीवेयर देयर इज अ double bond character and there is an odd electron. So this is odd electron conjugation. तो चार तरह की जो कॉन्जुगेशन तुमने पढ़ी अभी तक, उसमें पढ़ी बॉन्ड कॉन्जुगेशन, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड एंड अ डबल बॉन्ड, यानी पाई बॉन्ड के अल्टरनेट पे एक पाई बॉन्ड। फिर ग्रुप कॉन्जुगेशन, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड एंड ग्रुप may it contain a lone pair or may it contain a pi bond. फिर डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड एंड चार्ज, may it be positive charge, may it be negative charge, and double bond, single bond and an odd electron, ठीक। इन सभी में एक खास प्रॉब्लम हमने क्या देखी कि सभी में पाई इलेक्ट्रॉन्स का होना जरूरी था, लूजली हेल्ड इलेक्ट्रॉन का होना जरूरी था। बट क्या कोई कॉन्जुगेशन ऐसी हो सकती है जिसमें पाई इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट ही ना करे? हाँ जी, देखो फिर अगली हम बोलेंगे लोन पेयर वेकेंट और बाइटल कॉन्जुगेशन, a special type of conjugation in which visibly there is no pi bond, but कॉन्जुगेशन के लिए पाई इलेक्ट्रॉन्स का होना अत्यंत जरूरी है। मोबाइल इलेक्ट्रॉन सिर्फ पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं, पाई बॉन्ड और पाई इलेक्ट्रॉन दो अलग चीजें हैं पुत्र, है ना। तो यहां आपको क्लियर करूंगा पाई बॉन्ड और पाई इलेक्ट्रॉन में फर्क, ठीक। देखो बच्चे, अब मान लो पेयर वेकेंट और बाइटल कॉन्जुगेशन, लोन पेयर वेकेंट और बाइटल कॉन्जुगेशन, ये पांचवी तरह की कॉन्जुगेशन है, ठीक। तो इसमें क्या है हमारे पास, मान लो CH3O CH2 1 पॉजिटिव and there is a lone pair over oxygen, ठीक है जी, क्लियर हो गई बात। तो यहां के इलेक्ट्रॉन जाएंगे यहां, क्यों? क्योंकि कार्बन के पास वेकेंट और बाइटल होगा, ठीक। और उसकी वजह से हमारे पास CH3 सिंगल बॉन्ड O डबल बॉन्ड CH2 पर ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, ये स्ट्रक्चर बन गया। बेटा लोग इसको बैक बॉन्डिंग के नाम से भी जानते हैं, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज बैक बॉन्डिंग, बट दिस इज कॉन्जुगेशन, ठीक। अब यहां पे वेकेंट और बाइटल, और हमारे पास क्या, वेकेंट और बाइटल और हमारे पास लोन पेयर है। बेटा पर जो लोन पेयर कॉन्जुगेशन में जाता है, जो मूव करता है, वो पाई इलेक्ट्रॉन्स कहलाते हैं, दे आर नॉट सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स। यानी यहां ये ऑक्सीजन के ऊपर के इलेक्ट्रॉन जो है बेटा, एक सिग्मा तो दूसरा पाई है। जो कॉन्जुगेशन का पार्ट है वो पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो सिग्मा नहीं होते। बेटा आगे ये बहुत काम आने वाला है कि डबल बॉन्ड या पॉजिटिव चार्ज यानी sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन के अगले एटम पे पड़े हुए लोन पेयर्स पाई पेयर होते हैं एक। अगर एक पड़ा होगा तो एक पाई पेयर, दो होंगे तो एक पाई एक सिग्मा, तीन होंगे एक पाई दो सिग्मा।
बात समझ में आ रही? हाँ, तो ऐसे करके हमारे पास लोन पेयर वेकेंट ऑर्बिटल कॉन्जुगेशन हो सकती है, जिसको अपन बैक बॉन्डिंग भी कह सकते हैं। ठीक, यहां तक एक बहुत एक्सेप्शनल सी कॉन्जुगेशन हमने और भी देखी है, अगर आप ध्यान दोगे तो। ठीक, ये कई सारी प्रॉपर्टीज आगे एक्सप्लेन भी करती है। जैसे यहां तो क्या था हमारे पास, इसका भी पी ऑर्बिटल था, इसका भी पी, तो इसको पी पाई बॉन्ड बोल दिया। पी पाई बैक बॉन्ड। मान लो Cl और CH2 1 नेगेटिव है, तो बेटा जी ये क्लोरीन के वेकेंट डी ऑर्बिटल में भी इलेक्ट्रॉन दे देता है, तो देयर कैन बी पी पाई डी पाई बैक बॉन्ड। ठीक, तो ये 5 तरह की मेरे बच्चों कॉन्जुगेशन होती है। ठीक, यानी मेजर बात है, पाई इलेक्ट्रॉन की ऑल्टरनेट पोजीशन पर कोई वेकेंट ऑर्बिटल होना जरूरी है। ठीक, यानी हम ये बोल सकते हैं कि कॉन्जुगेशन में डबल बॉन्ड तो होना ही है, सिवाय इसमें वहां पाई इलेक्ट्रॉन है। डबल बॉन्ड तो होना है, उसके ऑल्टरनेट पोजीशन पे यहां तो डबल बॉन्ड हो, ऑल्टरनेट एक छोड़ के, यहां तो डबल बॉन्ड हो, या लोन पेयर हो, या पॉजिटिव चार्ज हो। ठीक, और इसी तरह से यहां फिर ऑड इलेक्ट्रॉन हो, वो सब कॉन्जुगेशन का पार्ट है। तो ये 5 तरह की कॉन्जुगेशन क्या आपको समझ में आई है कि नहीं आई है, क्विकली बोले। And these all conjugation leads to resonance. ठीक, लेकिन बेटा कॉन्जुगेशन खत्म थोड़ी हो गया, ये तो कॉन्जुगेशन के टाइप पढ़ा है। चलिए, अब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स टू बी केप्ट इन माइंड व्हेन वी सी कॉन्जुगेटेड इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि बेटा आगे मैंने दुनिया जहान की चीजें पढ़ा दी, जैसे एरोमेटिसिटी, तो उसमें देखने पड़ते कौन से पाई कौन से सिग्मा। ठीक, फिर आगे आर इफेक्ट, कौन से पाई कौन से सिग्मा। तो बेटा उसके लिए कॉन्जुगेशन का समझना बहुत जरूरी है, उसके फीचर्स का समझना बहुत जरूरी है, जो आम लोग तुम्हें बताएंगे भी नहीं। तो चलिए अब हम पढ़ेंगे, आपने नोट कर लिया होगा, फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट खींच ले। ठीक, 5 तरह की कॉन्जुगेशन आपके बोर्ड पर है। ठीक, अब देखो बेटा आगे चलते हैं, हम पढ़ेंगे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स टू बी केप्ट इन माइंड इन कॉन्जुगेशन, यानी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कॉन्जुगेशन। ये मिटा रहा हूं मैं। बेटा स्मॉल थिंग्स एड अप टू फॉर्म अ वेरी लार्ज थिंग, माइंड इट। ठीक, अगर इन्हीं स्मॉल चीजों पे किसी ने कभी काम कर दिया होता तुम्हारी, तो बेटा दिक्कत नाम की चीज ना होती कभी। चलिए, सो अब हम पढ़ेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कॉन्जुगेशन। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कॉन्जुगेशन, देखो बेटे सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है कि ऑल कॉन्जुगेटेड पोजीशन मस्ट बी प्लेनर। ऑल कॉन्जुगेटेड positions must be planar। बेटा सारी कॉन्जुगेशन पोजीशन जो है वो प्लेनर होना मांगता, वो जरूरी है कि वो प्लेनर हो। अगर वो प्लेनर नहीं होंगी, तो मैंने आपको 2 डब्बे अलग अलग बना के बताए थे, तो फ्लो नहीं होगा। तो प्लेनर का मतलब कि कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन इधर sp हो या sp2 हो। इसीलिए जब 2 सिंगल बॉन्ड इकट्ठे आ जाते हैं ना, तो कॉन्जुगेशन नहीं होती। ठीक, जैसे अगर ये है CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, there is no conjugation। why there is no conjugation in this, कभी सोचा नहीं, रट्टा ही मारा। ठीक, यहां पे ये कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज्ड हो गया,
और उससे ये प्लेनर ही नहीं रहा। तो जब प्लेनर ही नहीं रहा तो बेटा इलेक्ट्रॉन एक प्लेन से दूसरे प्लेन में जंप नहीं मारेंगे भाई। दे विल नॉट जंप फ्रॉम एक्स प्लेन टू वाई और टू वाई टू जेड, दे विल मूव इन द सेम प्लेन। सो द कार्बन एटम्स विच आर इन कॉन्जुगेशन, क्योंकि यहां मैं ऑर्गेनिक की बात कर रहा हूं तो मैं कार्बन एटम की बात कर रहा हूं, पर बेटा रेजोनेंस इज नॉट इन ओनली ऑर्गेनिक। ओके, यहां पे तभी मैंने कॉन्जुगेट पोजीशंस लिखी है, मैं कार्बन भी लिख सकता था। तो एटम जो कॉन्जुगेशन में है उनकी हाइब्रिडाइजेशन इधर sp और sp2 होनी चाहिए, इससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए मेरे दोस्त। अगर sp3 हुई तो कॉन्जुगेशन नहीं होगा क्योंकि नॉन प्लेनर होगा। ठीक है जी, पहली बात हो गई। दूसरी बात, if any conjugate position has more than one pi bond, then only one pi bond is the part of conjugation. क्या बोलता है? If any conjugate position has more than one pi bond, then only one pi bond is considered to be in conjugation. Then only one pi bond takes part in conjugation. ठीक है, मतलब ये कि मान लो हमारे पास है CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड N. Now what you see over here is that we have a pi bond, single bond and two pi bonds. So only one is part of conjugation, other are not part of conjugation. बेटे जी, सियानों का कहा हुआ, आमले का खाया हुआ और अश्विनी सर का पढ़ाया हुआ बाद में समझ में आता है। ठीक, जब इसका यूज होता है तो ओह ये तो वहां पढ़ा था, तब पता चलता है। इसलिए मेरे बच्चे, जो चीजें बोलूं इसका कहीं यूज करूंगा, ये बात ध्यान रखना। मैं कभी भी वो चीज नहीं पढ़ाता जिसका यूज नहीं होता है। ठीक, तो काके अभी ध्यान रखना, आगे यूज होगा और बहुत बुरी तरह से यूज होगा। अगर उस समय आपको क्वेश्चन सॉल्व करना नहीं आएगा अगर ये बात नहीं आपको समझ में आती है। जैसे कल को मैं आपको पाई इलेक्ट्रॉन ही ढूंढने लगा दूं या एरोमेटिसिटी करवानी शुरू कर दूं तो ये बहुत जरूरी है। ठीक, चलिए, एनी हाउ, so if any conjugate position has more than one pi bond, then only one is the part of conjugation, other is not the part of conjugation. यानी इन तीन में से सिर्फ एक conjugation का पार्ट है, ठीक, दूसरे conjugation का पार्ट नहीं है। क्या लॉजिक हो सकता है इसमें? क्योंकि ऑब्वियसली अगर एक बॉन्ड उस प्लेन में होगा तो बाकी थोड़ी उसी प्लेन में होंगे यार, दे विल बी द डिफरेंट प्लेन्स, क्योंकि पाई बॉन्ड ऐसे बनता है ना, ऐसे ऐसे करके ओवरलैप। अगर एक ओवरलैप ये प्लेन में तो ये वाला थोड़ी हो जाएगा, समझ रहे हो? तो सिर्फ एक ही प्लेन में होता है, इसीलिए सिर्फ एक ही पाई बॉन्ड कॉन्जुगेशन का पार्ट होता है, पार्ट नंबर 3। ठीक, इफ एनी कॉन्जुगेट एटम हैज मोर देन वन लोन पेयर, if any conjugate atom has more than one lone pair, then only one lone pair is the part of conjugation. If any conjugate atom has more than one lone pair, if any conjugate atom has more than one lone pair, then only one lone pair is the part of conjugation. अगर कोई कॉन्जुगेट एटम है जिसमें एक से ज्यादा लोन पेयर है तो सिर्फ एक लोन पेयर कॉन्जुगेशन का पार्ट है, अदर नहीं। बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं, बार बार बोल रहा हूं, आगे यूज होना है, इसलिए ध्यान से समझ लो।
मान लो दिस इज आवर कंसिडरेशन, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड एंड 3 लोन पेयर्स, सो ओनली वन इज कॉन्जुगेटेड, अदर्स आर नॉट। एंड बेटा जो कॉन्जुगेटेड है वो पाई इलेक्ट्रॉन्स है, माइंड इट, और बाकी सिग्मा है, ये पाई और ये दो उसके भाई जिनका नाम था सिग्मा। ठीक, जैसे कल को ऐसे बनाऊंगा मैं, कभी जिंदगी में ऐसा भी बना के दिखाऊंगा तुम्हें, कभी इसको ना ऐसे बना दूंगा, इसको फ्यूरान बोलते कभी कभी, कभी कभी नहीं हमेशा ही, फ्यूरान। इसमें डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, लोन पेयर, भैया दो दो लोन, बट वन इज पाई, अनदर उसका भाई। ठीक, तो एक ही सिर्फ क्या होगा, पाई, दूसरा सिग्मा, एक ही कॉन्जुगेशन का पार्ट है। ठीक, उसी को कॉन्जुगेटेड बोलेंगे, दूसरे को कॉन्जुगेटेड नहीं बोलेंगे बेटा। ये ध्यान रखने का, समझ लेने का, समझना है दोबारा समझ लेने का। ठीक, नाउ फोर्थ पॉइंट, a very very important point, very important point. If any conjugate atom has a pi bond and any of other, maybe positive charge, maybe odd electron, pi bond या lone pair, ठीक, अगर मान लो किसी conjugate atom जो है उसमें पाई बॉन्ड है और साथ में कुछ और भी है, ठीक, जैसे पॉजिटिव चार्ज है, ऑड इलेक्ट्रॉन, लोन पेयर, नेगेटिव चार्ज, then only pi bond is the part of conjugation. लिखवा रहा हूं, if any conjugate atom, if any conjugate atom has pi bond and any of number one positive charge, number two negative charge, number three, ठीक, number one positive, number two negative, number three lone pairs, number four odd electron, then only pi bond is the part of resonance, is the part of conjugation, others are not. सर कुछ पल्ले नहीं पड़ा, पता नहीं क्या बोल गए आप, समझो, समझने में कुछ जाता नहीं। कल के दिन मैं कुछ ऐसा बना दूं तुम्हारे सामने, मेरा क्या है, मैं कुछ ना कुछ करता रहता हूं, इसको ना अपन क्या बोलते हैं, पायरिडीन नाम की बीमारी है ये, पायरिडीन। ठीक, अब इसमें देखिए डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, लोन पेयर, हमें लगता है लोन पेयर कॉन्जुगेशन में है, पर नाइट्रोजन डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है और वो डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ये कॉन्जुगेशन में है। अगर किसी एटम के साथ जुड़ा हुआ पाई बॉन्ड कॉन्जुगेशन में है तो उसके ऊपर दूसरी कोई भी चीज हो, चाहे वो लोन पेयर हो, चाहे ऑड इलेक्ट्रॉन हो, पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज, वो कॉन्जुगेशन का पार्ट नहीं है, नॉट इन कॉन्जुगेशन, ये कॉन्जुगेशन का पार्ट नहीं है, इसलिए सिग्मा इलेक्ट्रॉन कहलाएंगे भाई, दिस विल नॉट बी पाई। अगर यहां से देखता मेरा भाई तो बोल देता इसको पाई, ठीक, बट फिर नंबर देख के होती आई, इसलिए ध्यान में रखने का कि ये क्या है, सिग्मा है, क्योंकि कॉन्जुगेशन का पार्ट ही नहीं है। अगर मैं यहां ऐसे बना देता, मैंने कहा ना मैं बहुत कुछ करता रहता हूं, कुछ ना कुछ बनाता रहता हूं, ठीक, इस भाई को पायरोल बोलते हैं, क्या बोलते हैं, पायरोल, जैसे ये पायरिडीन, ये पायरोल। ठीक, देखो बेटा यहाँ पे डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, लोन पे, अब यहाँ नाइट्रोजन इज नॉट इन्वॉल्व विद एनी पाई बॉन्ड, उसका पाई बॉन्ड कॉन्जुगेशन में नहीं है, तो भैया अब ये नाइट्रोजन का जो है वो पाई है, ये कॉन्जुगेशन में है, ये कॉन्जुगेशन में है। ठीक, बात समझ में आती कि पिछली भी चले जाती भाई, मतलब ये है
कि अगर किसी एटम के साथ जुड़ा हुआ पाई बॉन्ड कॉन्जुगेशन में हो तो उसके ऊपर चाहे पॉजिटिव चार्ज हो, नेगेटिव चार्ज हो, व्हाटएवर चार्ज हो, वो कॉन्जुगेशन का पार्ट नहीं होता। बात समझ में आ रही है? अगर किसी एटम के साथ जुड़ा हुआ पाई बॉन्ड कॉन्जुगेशन में है तो उसके साथ जुड़ी हुई बाकी कोई भी चीज कॉन्जुगेशन का पार्ट नहीं होती। ठीक? नीदर दिस पाई बॉन्ड, नीदर देयर इज अ लोन पेयर व्हिच इज इन कॉन्जुगेशन नाउ। एक ही चीज कॉन्जुगेशन में हो सकती है और वो भी पाई बॉन्ड। क्लियर हो गया भाई? समझ में आ गई कि नहीं आ गई? ठीक, अगली बात, अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। ठीक, देखो बेटा, हम यहां पे बोल सकते हैं कि अगर लोन पेयर पॉजिटिव चार्ज या पाई बॉन्ड इज प्रेजेंट ऑन द एटम लिंक टू बेंजीन रिंग, अब बेंजीन रिंग की बात करते हैं। ठीक है जी, तो मान लो बेंजीन रिंग है, ऐसे ही इसी में भी हम थोड़ा सा डिस्कस कर सकते हैं, इन्हीं 2-3 पॉइंट्स को और डिस्कस कर सकते हैं। मान लो बेंजीन रिंग आ गया, ध्यान दीजिएगा प्लीज। ठीक है जी, तो यहां देखिएगा डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड लोन पेयर, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड एंड अ लोन पेयर इज देयर, इजंट इट? और कितने लोन पेयर है मेरे दोस्त? देयर आर 3 लोन पेयर, बट ओनली वन इज द पार्ट ऑफ कॉन्जुगेशन। यहां के इलेक्ट्रॉन यहां के इलेक्ट्रॉन, और वो सारे बेंजीन रिंग की कॉन्जुगेशन में है। दे आर इन द कॉन्जुगेशन ऑफ बेंजीन रिंग। ठीक, तो यानी 5वां पॉइंट हम क्या लिखना चाह रहे हैं? लिखना हम ये चाह रहे हैं, इफ लोन पेयर, ठीक, पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज, ऑड इलेक्ट्रॉन, यानी कोई भी ऐसी चीज इज प्रेजेंट ऑन द एटम अटैचिंग टू बेंजीन रिंग, is present on the atom of benzene ring, ठीक, then they are in conjugation with benzene ring। ठीक, समझ में आई? यानी वो एंटायर बेंजीन रिंग की कॉन्जुगेशन में है। दे आर इन कॉन्जुगेशन विद 3 pi bonds of benzene। यानी ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर है ये इन तीनों के साथ कॉन्जुगेटेड है। सिमिलरली इसमें पॉजिटिव चार्ज होता, वो तीनों पे कॉन्जुगेट होता। यानी अगर ये मॉलिक्यूल ऐसा होता तो पॉजिटिव चार्ज इज ऑन द कार्बन अटैचिंग टू benzene ring, it must be in the conjugation of all 3 bonds of benzene, it must be present on all 3 positions of, you can say, benzene ring, all 3 bonds of benzene ring। ठीक है बच्चे, ये कॉन्जुगेशन होती है। ठीक, बट इसमें ना 2 चीजें आपको एक्सेप्शनल लिखवा रहा हूं, ये किसी ने बतानी कमशम है। ठीक है, कभी भी हमारे पास ऐसा नहीं होना चाहिए कि कॉन्जुगेशन होने के बाद एटम अपनी वैलेंसी को एक्सीड कर जाए, मैक्सिमम वैलेंसी को एक्सीड कर जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक, मतलब ये वैसे बता रहा हूं, ये आगे रिजोनेंस का पॉइंट है। ये है मेरे दोस्त। अब देखने में हमें क्या लगता है? देखने में हमें लगता है डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड एंड अ पॉजिटिव चार्ज मस्ट बी कॉन्जुगेशन, बट अनफॉर्चुनेटली नॉट। यहां के इलेक्ट्रॉन यहां आते हैं,
तो बेटा नाइट्रोजन पेंटावेलेंट बन जाएगा, और नाइट्रोजन कभी पेंटावेलेंट नहीं होता मेरे बच्चों। नाइट्रोजन कभी भी पेंटावेलेंट नहीं होता, इस बात का आपने ध्यान रखना है। तो ये कॉन्जुगेशन में एक्चुअली नहीं है, देखने में लग रहा है। तो कॉन्जुगेशन होते हुए कभी भी हमारे पास अपनी जो यू कैन से मैक्सिमम कोवेलेंसी उससे सरपास नहीं होना चाहिए। तो आई थिंक सो आपको ये तो समझ में आ गया कि कॉन्जुगेशन क्या होती है और उसके कैरेक्टरिस्टिक क्या होते हैं। फटाफट बड़े वाला यस लिखो अगर समझ में आ गया तो। ओके नो बेटा, अभी टाइम फिनिश ऑफ हो गया, ठीक, पर अभी बहुत कुछ है मेरे पास कॉन्जुगेशन में, ठीक। अब हम कल के दिन इसके आगे करेंगे टाइप्स ऑफ कॉन्जुगेशन। तो सर आज क्या किया था? अरे आज तो वो टाइप्स बताई थी कॉन्जुगेशन की, कल हम करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट कैसे होती है, उसके बेसिस पे कैसे हम कॉन्जुगेशन के टाइप गवर्न करते हैं। अभी तो हमने कौन से इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट कर रहे हैं उसके हिसाब से बांटा है, कल हम बांटेंगे फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन के हिसाब से कैसे कॉन्जुगेशन देखा जाता है, और वहां से दुनिया पलट जाएगी, ठीक। सो लास्ट में जाते हुए सिर्फ एक